हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हमने एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक को स्टडी किया। आज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे भी बड़ी ज्यादा डिटेल से देखेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले सिर्फ एंगुलर मोमेंटम था पिछला टॉपिक 3.5, उसमें हमने देखा एंगुलर मोमेंटम क्या है। और एंगुलर मोमेंटम को समझाने से पहले मैंने तुम लोगों को लीनियर मोमेंटम समझाया था। सेम ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझेंगे। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहते हैं। स्टेटमेंट उसकी है कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मतलब क्या स्टेटमेंट है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व। अच्छा, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन है अंडर स्टडी ऑब्जेक्ट। हर वो ऑब्जेक्ट जो तुम लोगों की अंडर स्टडी है, जिसमें ऑब्जेक्ट पे तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोगों का सिस्टम है। अगर टेबल पे पड़ी हुई बुक को मैं रीड कर रहा हूँ तो बुक मेरा सिस्टम होगा, क्योंकि काम तो मैं बुक पे कर रहा हूँ। बाकी सारी की सारी चीजें सराउंडिंग होगी। सेम ऐसे अगर एक वर्कर वो मोटर को ठीक कर रहा है, मोटर पे काम कर रहा है, तो मोटर सिस्टम होगा। बाकी इर्द गिर्द की सारी चीजें सराउंडिंग होगी। सिस्टम वो ऑब्जेक्ट है जिसपे तुम लोग काम कर रहे हो। अंडर स्टडी ऑब्जेक्ट को बोला जाता है सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम जो आइसोलेट हुआ होता है। आइसोलेशन ये वर्ड बड़ा ज्यादा कॉमन हो गया था रिसेंटली। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि आइसोलेटेड सराउंडिंग से, ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नली सराउंडिंग से उस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रही, वो आइसोलेट है। तो वो मेरे पास होगा आइसोलेटेड सिस्टम। मान के चलो ये मेरे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। ये बॉक्स, ये एरिया मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। ये मेरे पास एरिया सिस्टम है। अच्छा, इस सिस्टम में मेरे पास दो बॉडीज हैं, आइसोलेटेड है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है बाहर से एक्सटर्नली इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, आइसोलेट है ना। इस सिस्टम में मेरे पास दो बॉडीज हैं। इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम है, एक बॉडी का मोमेंटम है लेट्स सपोज 50 न्यूटन सेकंड इस डायरेक्शन में, और दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम है 30 न्यूटन सेकंड इस डायरेक्शन में। अच्छा, इसे मैं P1 कह लेता हूँ मोमेंटम, इस बॉडी का मैं P2 मोमेंटम कह लेता हूँ। मेरे पास दो बॉडीज है सिस्टम में, एक का मोमेंटम है 50 न्यूटन सेकंड, दूसरे का मोमेंटम है 30 न्यूटन सेकंड। तो टोटल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? टोटल मोमेंटम कैसे फाइंड आउट होगा? P1 प्लस P2 80 50 प्लस 30 80 न्यूटन सेकंड। तो टोटल मोमेंटम है मेरे पास अभी सिस्टम का 80 न्यूटन सेकंड। अब होता है कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ करती हैं कोलिजन होता है यहाँ पे, और इनके मोमेंटम हो जाते हैं चेंज। लेट्स सपोज पहली वाली बॉडी का मोमेंटम 30 न्यूटन सेकंड हो जाता है, दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम 50 न्यूटन सेकंड हो जाता है। मतलब इन्होंने अपने मोमेंटम क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। इनके इंडिविजुअली मोमेंटम तो चेंज हो गए। P1 का 50 से 30 हो गया, P2 का 30 से 50 हो गया। इंडिविजुअली मोमेंटम तो चेंज हो गया, लेकिन टोटल मोमेंटम अभी भी सिस्टम का क्या है? 30 प्लस 50, यानी P1 प्लस P2 करूंगा 30 प्लस 50 अगेन 80 न्यूटन सेकंड। तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं हुआ, वो पहले भी 80 था कांस्टेंट, अभी भी 80 है। मतलब ये वैल्यू जो टोटल मोमेंटम है वो नहीं चेंज हुआ, इंडिविजुअली मोमेंटम चेंज हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता था? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रही, मतलब सिंपली आइसोलेटेड सिस्टम है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो जो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, अगर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रही, वो नहीं चेंज होगा। अब सेम ऐसे जब मैं रोटेशनल बॉडीज की बात करता हूं, तो रोटेशनल बॉडी में मैं फोर्स की बजाय टॉर्क को प्रेफर करता हूं, लीनियर मोमेंटम की बजाय एंगुलर मोमेंटम को। मतलब टॉर्क मेरे पास रोटेशनल एनालोगस है फोर्स का, हमने इसे पहले स्टडी किया हुआ है। मतलब अगर एक रोटेशनल बॉडी है, रोटेशनल फ्रेम में मैं फोर्स की बजाय टॉर्क को डिफाइन करता हूं। सेम ऐसे जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरे पास रोटेशनल एनालोगस है लीनियर मोमेंटम का। फॉर रोटेशनल बॉडीज I will define angular momentum and torque instead of simply force and linear momentum। तो ये वाली चीजें, ये वाली टर्म्स को मैं डिफाइन करता हूँ रोटेशनल बॉडीज के लिए, और हम चैप्टर में रोटेशनल बॉडीज को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। अगर फोर्स नहीं लग रही तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, अगर टॉर्क नहीं लग रही तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो ये स्टेटमेंट है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे एक्ट नहीं हो रही देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कंजर्व। तो टोटल एंगुलर, टोटल इंडिविजुअली चाहे चेंज होता रहे,
लेकिन टोटल ओवरऑल टोटल एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। इट एक्सप्लेन, अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है, जितनी भी बॉडीज है सिस्टम में मौजूद 1 2 3 और अप टू n नंबर ऑफ बॉडीज, जितनी भी बॉडीज हैं उन सबके एंगुलर मोमेंटम्स को मैं सम करूंगा। यहाँ पे मेरे पास 2 बॉडीज थी, दोनों के मोमेंटम्स को मैंने सम किया। सेम एज इन केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कैसे आएगा, सारी इंडिविजुअल बॉडीज के एंगुलर मोमेंटम्स को मैं सम कर दूंगा L1 प्लस L2 अप टू Ln, वहां से मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये टोटल एंगुलर मोमेंटम इट रिमेन कंजर्व्ड, इट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा देखो, अब एंगुलर मोमेंटम मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि वेक्टर में 2 चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो तब भी वेक्टर चेंज हो जाता है। दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज हो तो वेक्टर चेंज हो जाता है, सेम ऐसे। अच्छा, अब जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसे चेंज होता है, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो फोर्स की वजह से जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है, मतलब फोर्स की वजह से जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी हमें यही बताता है। बहरहाल अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, इसका मोमेंटम है इस तरफ, ठीक है, 30 न्यूटन सेकंड है, लेट्स सपोज, इसमें मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाने से क्या होगा, इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसका लेट्स सपोज 40 न्यूटन सेकंड हो जाएगा, तो फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम चेंज होता है। सेम ऐसे टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता है। तो अगर मैं टॉर्क लगाऊंगा तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, और एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने का मतलब है आइदर मैग्नीट्यूड, यहाँ पे तो मैंने मैग्नीट्यूड शो कराया ना, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज हो जाएगी तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर यही मैं फोर्स यहाँ पे लगाता परपेंडिकुलर, तो ये वाली बॉडी जो इधर जा रही थी ये रोटेट करके इधर आ जाएगी। अब इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो इस तरफ है, लेकिन अगेन 30 न्यूटन सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, तो फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया। सेम ऐसे टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है, आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और आइदर इट्स डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज होगी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये बात मैंने यहाँ पे पॉइंट के तौर पे लिखी है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस, बॉडी की एंगुलर मोमेंटम कब चेंज होगी, व्हेन टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, जब टॉर्क लगेगी। लीनियर मोमेंटम तब चेंज होता है जब फोर्स लगती है, एंगुलर मोमेंटम तब चेंज होता है जब टॉर्क लगती है। और यही स्टेटमेंट के तौर में मैंने यहाँ पे लिखी और बुक में भी मेंशन है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। एक ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, मान के चलिए ये मेरे पास व्हील है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, राइट हैंड रूल के साथ। क्या राइट हैंड रूल क्या कहता है कि तुम लोगों ने अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करो तो जो थंब है इट विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो जो थंब है वो पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी इस तरफ। टॉर्क लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन या एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चेंज हो जाएगा। तो यही बात है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तब तक चेंज नहीं होगा, तब तक उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी, या तब तक उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नली टॉर्क नहीं लगता, अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो। बात को समझ लगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस, जब तक कि उस पे कोई टॉर्क नहीं लगती जो इसे मजबूर कर दे अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करने की। ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब है एंगुलर मोमेंटम इनफैक्ट चेंज हो गया, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगी। एक एग्जांपल देता हूं, ये मेरे पास है व्हील है, अगेन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका ऊपर मैंने हैंडल शो करवाया, ये हैंडल है इसका, ये रोटेट कर रहा है इस तरफ, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इंक्लाइंड। एक व्हील है वो रोटेट कर रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें से पास कर रहा होगा, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी इंक्लाइंड है, तिरछा है, तुम लोगों को नजर आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा, जब मैं इसमें एक्सटर्नली टॉर्क लगाऊंगा, टॉर्क लगाने से क्या होगा, ये व्हील शार्प टर्न लेगा, टर्न लेने से क्या होगा, इस व्हील की जो ओरिएंटेशन है वो डायरेक्शन इस तरफ हो, पहले इस तरफ जा रहा था, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, पैरेलल, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्लाइंड था, टॉर्क लगाने की वजह से एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही बात है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे जो कि इसे मजबूर करते अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए। बुक में जो एग्जांपल मेंशन है
वो ये है कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात फॉर्म होते हैं, बनते हैं। जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 21.5 डिग्री पे टिल्ट होता है। अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, 21.5 डिग्री पे टिल्टेड है। अब ये जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नली टॉर्क नहीं लग रही। अगर इस पे कोई साइजेबल कंपेरेबल टॉर्क नहीं लगेगी तो इसका उसका फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज नहीं होगा। इसी वजह से जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है फिक्स। अच्छा, अर्थ पे एक फोर्स लग रही है, वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इसे सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए हेल्प आउट करती है। तो सन इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये वाली फोर्स टॉर्क को कोज नहीं करती। टॉर्क मेरे पास क्या आता है? टॉर्क मेरे पास होता है मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा। अब यहाँ पे फोर्स तो लग रही है लेकिन मोमेंट आर्म नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे ये वाली फोर्स टॉर्क को कोज नहीं कर रही। तो एक फोर्स तो लग रही है जो कि कंपेरेबल है, लेकिन ये टॉर्क को कोज नहीं कर रही। और इसके अलावा कोई और यूनिवर्स से कोई और एक्सटर्नली कोई टॉर्क नहीं लग रही। इसी वजह से जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है इट इज फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में फिक्स है। और जब तक इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगी तब तक ये फिक्स ही रहेगा। सिंस नो साइजेबल टॉर्क एक्ट्स ऑन अर्थ, क्योंकि कोई साइजेबल या कंपेरेबल टॉर्क अर्थ पे नहीं लग रही, दैट्स व्हाई इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। इसी वजह से इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है इन वन डायरेक्शन। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स की तरफ। एक्सप्लेनेशन पर आने से पहले हमने एक फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देखा था एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक में, कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरे पास बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हमने देखा था। और अगर लेट्स पे ये फॉर्मूला ना भी याद रहे तो लीनियर मोमेंटम मेरे पास मास इनटू वेलोसिटी होते हैं। यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं उनका रोटेशनल एनालॉगस ले लो तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। रोटेशनल बॉडी के लिए मैं लीनियर मोमेंटम की बजाय एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता हूँ, इनर्शिया की बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को डिफाइन करता हूँ, लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपली टर्म्स का रोटेशनल एनालॉगस लिया और मेरे पास क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। इसी तरीके से रोटेशनल एनालॉगस लेने से क्वांटिटीज डिफाइन होती जाती है। बहरहाल अब एक्सप्लेनेशन में क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तो कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कंजर्व रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। मतलब आई इंटू ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। अच्छा, कहते हैं इनिशियली अगर मेरे पास एक बॉडी था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1 और उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या आता है? mr²। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है? m इंटू आर स्केयर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है? वो होता है उसका सिंपली r। r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, और अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस ज्यादा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। बहरहाल अब एक बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1 और एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1। अब क्या होता है? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है चेंज, I1 से हो जाता है I2। कम होते हैं या ज्यादा होते हैं ये मैटर नहीं करता। बहरहाल ये चेंज हो गया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 से I2 हो गया। तो अब एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, ओमेगा 1 से हो जाएगी ओमेगा 2। अब इसे मैथमेटिकली देखते हैं और इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन में ये बात डिस्कस कर ली फॉर बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। एक बॉडी थी, उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो I1 था और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी। फिर क्या होता है? अल्टर इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू I2। अब क्या होता है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है और चेंज होके हो जाता है I2। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो भी चेंज होगी, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो भी चेंज होगी। अब कितनी चेंज होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करते हैं अभी। बहरहाल एज एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है I इंटू ओमेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ओमेगा अगर नीचे जाके डिवाइड हो तो इसका मतलब है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी के। मतलब अगर कहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। क्यों कम होगी? टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जो एंगुलर मोमेंटम है उसे कंजर्व करने के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी
बढ़ जाएगी। ये रिलेशन मुझे ये बताता है। अब इसे एग्जांपल के तौर पे हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आल्सो, चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें ये पता लग गया था, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। मतलब जो पहले वाला एंगुलर मोमेंटम था और जो बाद वाली स्टेट होगी एंगुलर मोमेंटम की, वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि चेंज हुआ नहीं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। अब पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था, वो तो उस एंगुलर मोमेंटम तो मेरे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब पहले मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1 और उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1। फिर क्या हुआ, जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चेंज हो गया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो सेकंड वाले स्टेट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I2 और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, तो अब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब I2 हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, वो कैसे आएगा मेरे पास, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो नीचे आके डिवाइड। अगर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, तो उसे मैं डिवाइड करूंगा, जो बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इससे मेरे पास आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड वाली स्टेट में बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा एग्जांपल को स्टडी करते हैं। पहले एग्जांपल है मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। एक मेरे पास आदमी है, वो डाइविंग बोर्ड से नीचे की तरफ डाइव कर रहा है। अच्छा, डाइव करने से पहले वो अपनी आर्म्स और लेग्स को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, फुली ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है। इससे क्या होता है, एक्सटेंड करने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास होता है mr²। जो उसका डिस्टेंस है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, चूंकि वो अपनी आर्म्स को एक्सटेंड कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो इनिशियली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होते हैं। इसी वजह से जब वो डाइव करते हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती है। फिर क्या होता है, जब वो नीचे पूल में डाइव करने से पहले वो अपनी आर्म्स और लेग को फोल्ड कर लेते हैं, अपनी बॉडी के पास ले आता है। फोल्ड करने से क्या होता है, जब बॉडी के पास ले आएगा तो उसका ये जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने से क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से जब ये डाइविंग मैन नीचे जा रहा होता है तो मुख्तलिफ सोमरसॉल्ट्स परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ जो से वो तुम लोग करतब करके दिखाते हैं, घूमता हुआ नीचे आता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लेता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। सेम एज द स्पिनिंग आइस स्केटर। अगर मेरे पास एक पर्सन है, वो आइस स्केटिंग कर रहा है, आइस के ऊपर जो है वो चल रहा है, तो इनिशियली अगर उसने अपने आर्म्स को एक्सटेंड किया हुआ है, अपनी आर्म्स और लेग्स को एक्सटेंड किया हुआ है, तो इससे क्या होगा, अगेन जो एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। और अब वो करना चाह रहा है, स्पिन करना चाह रहा है बड़ी हाई वेलोसिटी से, तो वो क्या करता है, अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी के साथ फोल्ड कर लेता है, अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लेता है और अपनी जो राइट लेग है उसे भी फोल्ड कर लेता है नीचे से। तो फोल्ड करने से क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी कम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। तो वो बड़ी ज्यादा हाई स्पीड से क्या करने लग पड़ते हैं, रिवॉल्व करने लग पड़ते हैं, स्पिन करने लग पड़ते हैं। और लास्ट एग्जांपल है पर्सन होल्डिंग सम वेट एंड स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल। एक पर्सन है, उसने अपने हाथों में कुछ वेट पकड़ा हुआ है और वो टर्न टेबल के ऊपर खड़ा है। अब वो टर्न टेबल क्या कर रहा है, पर्सन को रोटेट करवा रहा है। अब उसने अपने हाथों में वेट पकड़ा हुआ है और हाथों को क्या किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है। अगर एक्सटेंड किया हुआ है, अगेन एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो उसकी स्पीड कम है, बड़ी लो स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है टर्न टेबल के ऊपर। अच्छा, अब क्या करते हैं, वो अपनी ये जो आर्म्स है इसे अगेन फोल्ड करते हैं, अपनी बॉडी के पास ले आते हैं, आर्म्स को फोल्ड करेगा तो इससे होगा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कम होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम होगा, एक्सिस के ज्यादा पास आएगा, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर वो मैस को जो वेट अपनी बॉडी के पास लेके रहेगा तो वो ज्यादा हाई वेलोसिटी से स्पिन करने लग पड़ेगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कम होता है, जब जो मैस है अगर वो बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के ज्यादा पास हो। अगर ये मेरे पास मैस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, आर कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। आर कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम। इसी वजह से तुम लोग देखते हो जो गाड़ियों के टायर हैं, जो इनफैक्ट फैन है, उनमें जो हैवी मैस होता है वो सेंटर में होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होता है, ज्यादा मैस यहाँ पे और लाइटर मैस वहां पे होता है बाउंड्रीज पे। तो ज्यादा मैस सेंटर में होने से क्या होता है, जो एक्सिस ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो है वो कम हो जाता है। अगर ज्यादा मैस सेंटर की तरफ है, एक्सिस के पास है, तो जो आर है वो कम होगा, तो अल्टीमेटली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी कम हो जाएगी। तो इनर्शिया कम होगा, तो इसी वजह से फैन इजीली जल्दी से वो रोटेट कर जाएंगे और जल्दी से वो रुक भी जाएंगे। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। हमने जो है वो स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, फिर एक्सप्लेनेशन बढ़ाया और एग्जाम्पल को स्टडी किया। उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।